हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दी अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। यहाँ पे हमने आईसीएमआर सीरीज़ जो है स्टार्ट की है। आईसीएमआर सीरीज़ में हमने अब तक जो है 10 क्वेश्चन किए हैं। सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज़। सो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर कन्वर्टिंग mg per ml into molar units for a drug you need to know. Option number 1, valency, solubility, molecular size and gram molecular weight. This is the gram molecular weight. सो बेसिक कन्वर्शन हम जब भी लेबोरेटरी के अंदर कोई प्रोजेक्ट करते हैं या हम केमिकल्स को जो है वो हैंडल करते हैं, तो हमें बेसिक कन्वर्जन में हम मोलैरिटी हम सीखते हैं कि मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उन्हीं में से आपको दिया होगा कोई ड्रग, तो ड्रग में आपको उसकी कंसंट्रेशन दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल mg पर ml दी है, तो आपने जो है उसको मोलर यूनिट के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपसे जो कन्वर्जन पूछी है वो पूछी गई है mg, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ गिवन है, आपके पास दिया हुआ है mg पर ml, ठीक है। mg पर ml को आपने जो है मोलर यूनिट में जो है वो आपका कन्वर्जन करनी है, मोलैरिटी देखनी है आपने। तो आपने क्या करना है, जो mg पर ml है उसको आप डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, हम मॉलिक्यूलर वेट से जो है हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अब जो आपका mg पर ml है दैट इज द कंसंट्रेशन, या जो कंसंट्रेशन है ये किस में हो सकती है, ये mg पर ml में होगी। किस में होगी, या तो इसकी यूनिट रहेगी mg पर ml और ग्राम पर लीटर भी रह सकती है। जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा होगा किसी मोलर में आपने कन्वर्ट करना है, तो मोलर क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर हम बात करते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट भी आपके पास अगर लेट्स सपोज करें किलो डाल्टन में दिया है, तो आपने उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। जैसे अगर किलो डाल्टन में दिया है तो आप उसको जो है mg पर मिलीमोल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट से आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। एंड इसकी जो यूनिट रहेंगी वो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में किस चीज से लेके जो है आपको कन्वर्जन करने को बोला गया है। सो यहाँ पे जो इसकी यूनिट रह सकती है दैट इज दी ग्राम पर मोल्स, और यू कैन से दैट mg, दिस वन। क्लियर। तो जब भी आपने मोलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्जन करनी है mg पर ml से, तो आपने क्या करना है, आप मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो। क्लियर। तो सेम आप वही कर सकते हो। अब दिस इज योर होमवर्क कि आपने देखना है, ये तो हमने कन्वर्ट किया mg पर ml से मोलर यूनिट में। अब आपने देखना है मोलैरिटी टू mg पर ml कैसे करते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट। So next question is, which lobe of the brain is responsible for receiving and interpreting visual information? So this is a very basic question, ब्रेन से रिलेटेड है। आपको कोई लोब दिया होता है, जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, देन ऑसिपिटल लोब है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी विजुअल इंफॉर्मेशन। सो कौन सा होता है, दैट इज दी ऑसिपिटल लोब। टेम्पोरल किसके लिए होता है, जो ऑडिटरी होते हैं। टेम्पोरल किस लिए है, ऑडिटरी है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो होता है आपका दैट इज दी फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किसके लिए होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सॉरी, दैट इज दी फ्रंटल लोब के लिए। एंड पैराइटल के लिए क्या होता है, जो सेंसेशन से रिलेटेड होता है दैट इज दी पैराइटल लोब। टेम्पोरल किससे है, ऑडिटरी से रिलेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज ओवर द प्रीवियस 4 to 6 week, 8 to 12 weeks, 20 to 24, 2 to 4 weeks। अब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि व्हाट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज प्रोटीन। कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, आरबीसीज सेल के अंदर जो है देखने को मिलता है हमें। आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम की जो है वो प्रोटीन होती है।
एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अब जब इसमें हम ऐड करते हैं शुगर को, ठीक है, इफ अगर इसमें ऐड कर दी जाए शुगर, देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम इसको? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। एंड इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? HbA1c से। अब ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन को यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर, ठीक है, एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है किस चीज के लिए? डायबिटीज के लिए, डायबिटिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो जब भी ग्लाइकेटेड जो हेमोग्लोबिन है, इट इज अ काइंड ऑफ की एवरेज है कि किसी पर्सन में जो है वो कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, लाइक 8 to 12 वीक्स के लिए देखा जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 8 to 12 वीक्स के लिए जो है वो देखा जाएगा, एवरेज निकाली जाएगी कि ये पेशेंट जो है डायबिटिक है, नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है। सो ये जो हम करते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, ये जो है रिकॉर्ड किया जाता है 8 to 12 वीक्स के लिए। कितने के लिए किया जाता है? 8 to 12। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज वी नो दैट कि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पैन भी कितना रहता है आपका? 8 to 12 वीक्स का रहता है या 120 डेज। सो उसी टाइम पीरियड में जो आरबीसीज हैं, उसने जो है कितना उसके साथ जो है वो शुगर जो है वो कंबाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने जो है लेट्स सपोज करो 5 ग्राम जो है शुगर इनटेक किया है, तो यही 5 ग्राम शुगर जो है वो अटैच करेगा किसके साथ में? हेमोग्लोबिन के साथ में। तो अगर उस पर्सन का हम निकालते हैं HbA1c, तो ये जितना ज्यादा होगा, जितना ये शुगर है, ये उतना ही इंक्रीज होगा आपका। तो हम यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हैं किसको? डायबिटिक को, कि किसी पर्सन में ओवर द पीरियड कितना हो गया आपका? 8 to 12 वीक्स के लिए हम देखेंगे कि किसी पर्सन के अंदर जो शुगर है उसकी क्या कंसेंट्रेशन है, या हम उसका एवरेज निकालते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि जो नॉर्मल जो हम फास्टिंग शुगर करते हैं, तो इसमें और जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में हमने देखा कि ये हमने किया 8 to 12 वीक्स के लिए, ठीक है। हमने 8 से लेके 12 हफ्ते तक हमने इसको जो है वो देखा, मेजर किया, एक एवरेज निकाली कि इस पर्सन का जो ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो कितना है। बट जो फास्टिंग शुगर होता है, ठीक है, फास्टिंग जो शुगर है वो आपको बताता है कि जब जिस मोमेंट पे आपने जो है टेस्ट किया, उस पे उस पर्सन का कितना ग्लूकोज है। जैसे सपोज करो मैंने आज टेस्ट कराया इस पर्टिकुलर मोमेंट में, सो यू कैन से दैट वेरी मोमेंट जिसपे आप टेस्ट करा रहे हो, तो ये हो जाता है आपका फास्टिंग शुगर। जैसे मैंने फास्टिंग शुगर कराया, मैंने आज कराया, तो आज की डेट में इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा शुगर का लेवल कितना है, दैट इज योर फास्टिंग शुगर जो आप करते हो, दैट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर जो आप करते हो। ग्लाइकेटेड में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं जाती हूँ ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन के लिए, तो 8 से 12 हफ्ते में मेरा ग्लूकोज का कितना लेवल है उसकी एवरेज निकाली जाती है, फिर वहां से देखा जाएगा कि नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स। आपके पास हार्मोन दिया है दैट इज द इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट आरबीसीज प्रोडक्शन। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो इरिथ्रोपोइटिन है वो क्या करता है? ईपीओ क्या करता है? आरबीसीज की प्रोडक्शन करता है। आरबीसीज प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्लियर? आरबीसीज प्रोडक्शन के लिए हम नाम क्या देते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। So in the red bone marrow, where in the body is erythropoietin produced? अब ये जो इरिथ्रोपोइटिन है ये कौन प्रोड्यूस करता है? स्प्लीन करता है, किडनी करती है, लिवर करता है या थायराइड करता है? सो करेक्ट आंसर इज कौन करता है इसको? किडनी करती है। जो हमारी किडनी है ये क्या करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किस चीज को? आरबीसीज प्रोडक्शन को। आरबीसीज प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब लीवर भी जो है, करेक्ट आंसर इज दी किडनी। लीवर क्या करता है? लीवर जो है ईपीओ बनाता है, बट
कहां पे बनाता है? फीटल डेवलपमेंट के केस में। क्लियर होगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following blood vessels offer the greatest resistance to blood flow through the आरटीएल सिस्टम पूछा गया है। सबसे पहले तो क्या पूछा गया है आपसे? आरटीएल सिस्टम पूछा गया है एंड आपने क्या बताना है कि ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस जो है ब्लड फ्लो के लिए कौन शो करता है। रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो ब्लड फ्लो क्या होगा? कम होगा आपका। सो ये हमें देखने को मिलता है आर्टियोल्स के केस में। आर्टियोल्स के केस में क्या होता है? छोटा होगा साइज, तो अगर साइज छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट क्या करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा, उससे जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर? Move to the next one. If the genetic code consists of 4 bases per codon, आपसे क्या बोला है कि जो जेनेटिक कोड है 4 बेस जो है पर कोडोन जो है आपका कैरी करे इफ इंस्टेड ऑफ 3 बेसिस पर कोडोन। नॉर्मली क्या होता है? 3 बेसिस होते हैं। देन व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ कोडोन? ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कोडोन आपने बताने हैं जब 4 बेसिस होते हैं पर कोडोन दैट कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड गिवन दैट स्टॉप कोडोन्स आर दी सेम। ठीक है, नॉर्मली हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्मली कितने कोडोन होते हैं। नॉर्मल केस में हमें पता है कि 4:3 होता है। 4:3 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, 64 में से 61 क्या होते हैं? कोडोन होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और इनमें से 3 क्या होते हैं? दिस इज दी स्टॉप कोडोन। अब आपसे क्या पूछा है? आपको बोला है 4 बेसिस है। आपसे बोला गया है 4 बेसिस है तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 256। 256 में से आपने 3 माइनस करने हैं। स्टॉप कोडोन कितने हो जाते हैं? 253। सो आंसर इज योर 253। क्लियर? थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।